हेलो, मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर रांची, झारखंड। आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है लेटरल एंट्री। इसका संबंध लोक प्रशासन विषय से है। पिछले दिनों इस पर पूरे देश में चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य आधार राजनीतिक था। इस वीडियो में राजनीतिक चर्चा को किनारे रखते हुए प्रशासनिक चर्चा पर मैं बात बताऊंगा कि लेटरल एंट्री क्या है, लोक प्रशासन से इसका क्या संबंध है, किन विषयों से संबंधित है। लेटरल एंट्री जैसा कि इसका शब्द, क्योंकि हम लोग पहले शब्द से ही शुरू करेंगे। लेटरल एंट्री दो शब्द है। लेटरल का मतलब होता बाद में, पश्चातवर्ती, पार्श्व, और एंट्री का मतलब होता प्रवेश, मतलब बाद में प्रवेश, पश्चातवर्ती प्रवेश या पार्श्व प्रवेश। ये रिक्रूटमेंट नहीं है, ये एंट्री है। तो पहली बात समझ लीजिए इसको कि ये रिक्रूटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट जो है वो होता है जब यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्यों का चुनाव करती है, जब परीक्षा लेती है, परीक्षा लेने के बाद सरकार को भेजती है, सरकार को अनुशंसा भेजने के बाद वे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनका अपना हायरार्की है, हायरार्की ज्वाइन करते हैं। लेटरल एंट्री जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका संबंध कई विषयों से है लोक प्रशासन में। जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा गया था कि वैश्वीकरण का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका संबंध वैश्वीकरण का लोक प्रशासन से प्रभाव पर भी है, संगठन की संरचना से है, लाइन और स्टाफ से है, प्रशासनिक सुधार से है। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत ग्लोबलाइजेशन के साथ होती है। वैश्वीकरण जब शुरू हुआ भारत में, तो वैश्वीकरण के अनुसार प्रशासन की संरचना में बदलाव करना जरूरी था। नीति आयोग बना। नीति आयोग का नाम जैसा कि आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मानक के अनुसार तैयार करना। अर्थव्यवस्था के अलावा प्रशासन पर भी वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण का शुरुआत 1991 में हुई, जब आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई। इसके पश्चात प्रशासन में सुधार करना एकदम आवश्यक ही था, क्योंकि बिना प्रशासन में सुधार किए हुए नहीं होता। वैश्वीकरण मुख्य रूप से वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये तीनों बहन है, ये तीनों साथे चलती है। तो प्रशासन का निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजीकरण हुआ तो प्रशासन में निजीकरण किया जाना अनिवार्य था। तो इस पर चूंकि प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन के विषय वस्तु में आता है। प्रशासनिक सुधार, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने। प्रथम 1966-67 में बने और दूसरा 2005 में वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में। उसने रिकमेंडेशन में कहा कि लेटरल एंट्री होना चाहिए। तो लेटरल एंट्री जो है किन पदों के लिए किया गया, क्योंकि ये 2018 से शुरू है। तीसरा बार विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन निकालने के बाद ये चर्चा में आ गया। चर्चा में आने के बाद मुख्य रूप से राजनीतिक चर्चा का कारण था कि इसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। तो चूंकि ये सिंगल पद विज्ञापन था, माने एक पदीय विज्ञापन था, और जो पद थे वे थे संयुक्त सचिव माने ज्वाइंट सेक्रेटरी, दूसरा था निदेशक और तीसरा था
डिप्टी सेक्रेटरी, ये तीनों पद जो है, ये तीनों पद लाइन पद है। इसलिए लोक प्रशासन का एक चैप्टर है सूत्र और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ। तो ये तीनों पद जो है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, ये तीनों जो है ये लाइन पद है। जैसे कि चर्चा में सब लोग बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो महत्वपूर्ण कैसे हैं? क्योंकि ये लाइन पद है और ये केंद्रीय सचिवालय का मामला है। तो केंद्रीय सचिवालय सिलेबस में हर जगह है, जेपीएससी में भी है, बीपीएससी में भी है, यूपीएससी में भी है, सब में है। केंद्रीय सचिवालय जो है, केंद्रीय सचिवालय की संरचना को पहले हमको देखना पड़ेगा कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना कैसी है। केंद्रीय सचिवालय जो है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो प्रशासन है ये अंग्रेजों की देन है और बहुत शानदार प्रशासन अंग्रेजों ने हमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो केंद्रीय सचिवालय में टेन्योर सिस्टम चलता है। टेन्योर सिस्टम लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। टेन्योर सिस्टम का मतलब है क्षेत्र से मुख्यालय, मुख्यालय से क्षेत्र। अभी जो वर्तमान में लेटरल एंट्री होने के पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी थे, ये अखिल भारतीय सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सदस्य थे, 25 साल 30 साल नौकरी करने के बाद ये उस पद पर पहुंचते थे। इसीलिए इसका नाम पश्चात लेटरल एंट्री रखा गया, क्योंकि जो बाद में आपको मिलेगा वो आपको पहले ही मिल जा रहा है। तो चर्चा राजनीतिक चर्चा का कारण था कि राजनीतिक चर्चा जो हुई थी उसका आरक्षण को लेकर हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पद के लिए आरक्षण नहीं होता, तो सिंगल पद का बना के निकाला गया था, 15 ज्वाइंट सेक्रेटरी और बाकी सब डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। तो वो आरक्षण का, जैसा हम लोग जानते हैं कि रोस्टर 13 चलता है आरक्षण में। अगर इसको 15 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को अगर एक साथ निकाला जाता तो क्या होता? तो रोस्टर 13 जो है वो बोलता है कि हर चौथी वैकेंसी जो है वो ओबीसी को मिलेगी, हर 7वीं वैकेंसी जो है वो एससी को मिलेगी और हर 14वीं वैकेंसी जो है एसटी को मिलेगी। ये रोस्टर 13 बोलता है। उसका पालन नहीं किया गया। तो ये नहीं कि पहली बार था ये, चूंकि इसके पहले 2 बार लेटरल एंट्री की भर्ती हो चुकी थी, प्रवेश हो चुका था, ये लोग अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसलिए किया गया ताकि निजी क्षेत्र के जो प्रशासक हैं, निजी क्षेत्र में जो ऊंचे पदों पर कार्य करते हैं, वे लोक प्रशासन में आए। और चूंकि ये जो पद है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी, ये नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन, देखिए लोक प्रशासन में 2 बातें आती हैं, एक नीति निर्माण और एक नीति कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। ये जो 2 है, फॉर्मेशन में तो हस्तक्षेप करते ही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इनका हस्तक्षेप ज़्यादा है। क्योंकि मैं इसको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि मैं भारत सरकार से लड़ रहा हूँ पिछले 10 साल से, और हायर स्टडी सेंटर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का ऑर्डर के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं। तो ये कितने ताकतवर हैं ये मैं जाति रूप से भी जानता हूँ। अब इसको लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, ये नीतिगत प्रश्न है। नीतिगत प्रश्न पर सरकार का एक अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि सभी नौकर हैं, ये सभी जितने हैं सब सरकार के नौकर हैं। तो कोई भी आदमी कैसा नौकर रखा, आप ही अपने घर में नौकर रखना चाहते हैं तो कैसा नौकर रखेगा, तो आप पर निर्भर करता है। सरकार को लगा कि नहीं, निजी क्षेत्र का आदमी चाहिए तो चाहिए। अब इसमें प्रश्न उठा के आरक्षण से यहाँ कोई लेना देना, तो कोई राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक लोग उसका जवाब खोजेंगे। अब लेटरल एंट्री जो है, इसमें सूत्र स्टाफ, जो लाइन और स्टाफ का जो अवधारणा है, केंद्रीय सचिवालय में नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों के बीच अलगाव होता है। ये केंद्रीय सचिवालय में ही होता है। केंद्रीय सचिवालय केवल स्टाफ एजेंसी नहीं है, बल्कि लाइन एजेंसी भी है। डायरेक्टर का पद हम लोगों ने आज़ादी के बाद बनाया है। तो डायरेक्टर जो है वो सबसे प्रमुख पद होता है नीति क्रियान्वयन का। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है, ज्वाइंट सेक्रेटरी
उसके ऊपर होता है, और डिप्टी सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर होता है। तो अब ये लोग जो हैं, ये लोग नीति क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाएंगे। अब इनके आने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इस पर चर्चा एक दूसरे नजरिए से की जा सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के अपने गुण दोष हैं। सबसे पहला जो गुण है इनका वो ये है कि ये बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। निजी क्षेत्र में निर्णयीकरण में देर नहीं किया जाता, लेकिन सरकारी प्रशासन में नीति कितना देर होता है आप लोग जानते ही हैं। उस देरी को खत्म करने के लिए क्विक डिसीजन, क्विक डिलीवरी, क्योंकि सरकार गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी से ही चलती है। अगर तुरंत डिलीवरी नहीं होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश हो जाएगा और फिर सरकार को दिक्कत हो जाएगी। तो निजी क्षेत्र के जो गुण हैं वो इनके साथ आते हैं। अब इनका दोष है, तो दोष भी इनका है। दोष क्या है? तो सबसे बड़ा दोष ये है कि सिविल सेवा की प्रकृति को पहले समझाया जाए। सिविल सेवा के जो लड़के परीक्षा देते हैं वे भारत के संविधान का व्यापक अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में शामिल है। ये लेटरल एंट्री वाले जितने लोग आते हैं इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इनको संविधान पढ़ के थोड़े गए हुए थे। ये तो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, और कॉर्पोरेट जगत के लोग अपने मुनाफे के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। उनका प्राइम गोल मुनाफा होता है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित के लिए चलता है। तो निजीकरण की अवधारणा को लोक प्रशासन में लाना, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में आप देखिएगा तो संरचना, संगठन जो है लोक प्रशासन का एक प्रमुख चैप्टर है, संगठन की संरचना। तो संगठन की संरचना जो है वो मुख्य कार्यपालिका, जिसको आजकल सीईओ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जबकि मैं तो लोक प्रशासन पिछले कई दशकों से पढ़ा रहा हूँ। तो सीईओ जो है, मुख्य कार्यपालिका जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दो तरह की सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ लोग उनको परामर्श दे के सहायता करते हैं, कुछ उनको उनके कामों को पूरा करके सहायता करते हैं। तो लाइन एजेंसी जो है बहुत प्रभावशाली होती है। तो जब बोला जाता है कि ये बहुत प्रभावशाली पद है, तो उसके प्रभावशीलता का सिर्फ मतलब यही है कि ये लोग नीति क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं, और नीति क्रियान्वयन में भूमिका निभाने के कारण इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमको प्रशासन दिया था, जो टेन्योर सिस्टम है, टेन्योर सिस्टम में जैसे अखिल भारतीय सेवा में जब आप IAS क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक लंबे समय तक जिला में रखा जाता है, ताकि जिला की समस्याओं को, क्योंकि हमारे प्रशासन की मूलभूत इकाई जिला है, तो प्रशासन को जिला का अनुभव रहेगा। जब जिले का अनुभव का मतलब हुआ ग्राउंड लेवल का अनुभव, और जब वे टेन्योर, मतलब टेन्योर का मतलब है कि राज्य से केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय से राज्य, तो जितने पहले केंद्रीय सचिवालय का अधिकारी हुआ करते थे वे सभी के सभी राज्यों के कैडर से आते थे। जैसे हमारे राज्य झारखंड से कई अधिकारी गए, छत्तीसगढ़ से जिन श्रीमान से मेरा विवाद चल रहा, जिन्होंने ऑर्डर किया था, जिन पर विवाद चल रहा, वो छत्तीसगढ़ कैडर के थे। तो पहले क्या था कि ये टेन्योर सिस्टम ताकतवर था। लेटरल एंट्री में क्या है कि लेटरल एंट्री से जो लोग आते हैं इनको क्या है कि संविधान का तो ज्ञान होता नहीं, क्योंकि संविधान इन लोग को कोई मतलब नहीं होता पढ़ने से, क्योंकि संविधान से कोई लेना देना इनका होता ही नहीं है, इनका कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है। तो इसलिए ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या कि इनको फील्ड का कोई अनुभव नहीं होता। अब नीति निर्माण में अगर फील्ड का अनुभव नहीं होगा तो आप नीति बनाने में निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। तो निश्चित रूप से परेशानी उसको होनी, जबकि जिलाधिकारी जो है, जो 20 साल 25 साल के बाद जाता है, तो उसको जिले की समस्या मालूम है, ग्राउंड की समस्या मालूम है, तो वो नीति निर्माण के समय उन समस्याओं को ध्यान में रखेगा। लेकिन लेटरल एंट्री वाले जो लोग हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, इन लोगों को ग्राउंड का कोई ज्ञान नहीं है, और ये लोग नीति निर्माण में भूमिका निभाने लगे हैं। जबकि पिछले 2 बार नियुक्ति हो चुकी, तीसरे नियुक्ति में माने भारत में विवाद हुआ। विवाद का कारण मुख्य रूप से राजनीतिक था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको देखने की आवश्यकता है। लेटरल एंट्री सही है कि गलत है? तो सही तो है ही है, क्योंकि जब हमारा प्राइम मूल्य जो है, प्राइम वैल्यू हमारा जो है वो ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो है
उस संगठन की संरचना पर पड़ेगा ही, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अब यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि क्या हमारे पास आईएएस नहीं है? वैसे बिल्कुल है, हमारे पास तो शानदार आईएएस है। आईएएस जो है, आईएएस जो लड़का तैयारी करता है, जो आईएएस उसी समय वो इतना पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है, उसको देश दुनिया का भारी ज्ञान होता है, लेकिन उनके अंदर वो कॉर्पोरेट अधिकारी वाला गुण नहीं आ सकता। तो लेटरल एंट्री जो है ये भारत के प्रशासन की अब आवश्यकता है, क्योंकि नहीं कर सकते हम, बिना उनके काम नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आदमियों को, जो अनुभवी लोग हैं, उनको लाना ही पड़ेगा। इसका एक अभी इस साल के जेपीएससी में अभी जो परीक्षा हुई है, उसमें जेपीएससी के एक परीक्षा में पूछा गया था सामान्य और विशेषज्ञ, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो आईएएस जो होते हैं जर्नलिस्ट होते हैं, इनको पोस्ट कॉल का भारी अनुभव होता है। एक आईएएस को कहीं पर भी आप काम पर लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रशासनिक अनुभव है। अब प्रशासन जो है पोस्ट कॉल से चलता है और इसका ज्ञान उनको खूब अच्छा होता है। वैसे लेटरल एंट्री वालों को भी होता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा का जो उनके साथ क्या है कि वे भारत के समाज को ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि उनको समाज का ज्ञान होता है। क्योंकि वो फील्ड में जब काम करते हैं तो उनको तमाम तरह के समाज की पूर्वाग्रह मान्यताओं का ज्ञान होता है। इस तरह लेटरल एंट्री जो है ये वैश्वीकरण के प्रभाव के स्वरूप में शुरू हुआ है। अब है कि आरक्षण, तो आरक्षण के मामले में तो डिसीजन लिया जाए, एकल पद के जगह अगर सामूहिक बना दिया जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि रोस्टर 13 का पालन करेगा तो चौथा ओबीसी को दे देगा, 7वां एससी को दे देगा, 14वां एसटी को दे देगा, तो बन जाएगा। लेकिन ये रुकेगी नहीं और रुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र के मूल्यों का लोक प्रशासन में आना जरूरी है। बिना आए काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो अवधारणा है वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा चल रही है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस तभी हो सकता है जब प्रशासन का निजीकरण किया जाए। बिना निजीकरण किए वो हो ही नहीं सकता है। प्रशासन की संरचना में आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। भारत में माने ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो है तो संवैधानिक है, अनुच्छेद 312 में इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन लेटरल एंट्री वाले वेतनमान नहीं होता इनका कोई, ये कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। 3 साल के लिए आए, फिर 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया, काम ले लिया गया उसका, और खुदा हाफिज अपने अपने काम पे। इस तरह लेटरल एंट्री जो है ये आज की सच्चाई है। अब इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट देख नहीं सकते। आज इतना ही, फिर कभी दूसरे वीडियो में पर चर्चा होगी।